जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग जो हम लोगों ने अलग अलग दो वीडियोस में पढ़ा, एक वीडियो में हमने देखा रिलेशंस क्या होता है, एक वीडियो में हमने देखा फंक्शंस क्या होता है। ठीक है। अब एक नया वीडियो आया आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे सारे क्वेश्चंस का। ठीक है। स्टार्टिंग में एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद हम लोग जो है इनके जो डिटेल्ड आंसर लिखने होते हैं उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रिलेशन चैप्टर से है। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट। एक सेट है, ठीक है, एक सेट है हमारा 1 2 3 4, और ये एक रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन क्या था, उसी किसी सेट में रिलेशन वो होता है जब उसी सेट का उसी से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो और उसका एक सबसेट ले लो, तो दैट इज़ द रिलेशन। तो यहाँ पे जो हमने सबसेट लिया ये कैसा आया है, 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एक्विवेलेंस है, कि इनमें से दो है, क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है रिफ्लेक्सिव चेक करने की, तो रिफ्लेक्सिव की चेक करने की कंडीशन ये होती है, भाई समझते जाना। ठीक है। 1 2 3 4 एक सब हमारे जो सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 था। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे 1 है तो आपका 1 1 मिलना ज़रूरी है, 2 2 मिलना ज़रूरी है, 3 3 मिलना ज़रूरी है, 4 4 मिलना ज़रूरी है। इन केस अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो जाए, मतलब अगर 1 1 2 2 3 मिलता है और 4 4 नहीं मिलता है, या 2 2 3 4 4 मिले, 1 1 ना मिले, कुछ भी इनमें से एक भी अगर कम हुआ तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। बट अगर हम लोग अपने सेट में देखें जो आर के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये 1 1 भी मिल रहा है और 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है एंड 4 4 भी मिल रहा है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव हो गई, भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कहानी तो चलो समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव बोल रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दे रहा है ना। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दे रहा है, सेकंड में रिफ्लेक्सिव की दे रहा है, थर्ड में एक्विवेलेंस है तो इसमें भी रिफ्लेक्सिव होता है। यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका यहीं पे निगलेक्ट हो गया, कि सी ऑप्शन तो ना होने वाला है, जिसमें कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अभी लेकिन हम लोग फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पाए। तो फाइनल आंसर पे पहुंचने के लिए जैसे रिफ्लेक्सिव चेक किया, अब हम लोगों को सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है भाई कि अगर ए कॉमा बी मिल गया, अगर ए कॉमा बी मिला तब बी कॉमा ए मिलना ज़रूरी है। मतलब नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल गया ए कॉमा बी, दो अलग अलग वाले मिल गए, तो उसका उल्टा होना ज़रूरी है, बी कॉमा ए। अगर हम लोग अपने नंबर में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारा जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखो आर में, तो 1 2 मिल रहा है। बट अगर ये अलग अलग वाले मिल गए, जैसे अगर 2 2 मिला है तो उससे कोई बात नहीं, 3 3 मिला है उससे कोई बात नहीं, लेकिन अगर अलग मिला है, जैसे 1 2 से मिला, 1 3 से मिला, कुछ है, तो उसका उल्टा होना भी ज़रूरी है। मतलब अगर 1 2 मिला है तो 2 1 मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं मिला तो मीन्स नॉट सिमेट्रिक, नहीं मिला तो नॉट सिमेट्रिक, मिल गया तो सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 2 1 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं रह गया। ठीक है। तो जब सिमेट्रिक नहीं रह गया तो फिर अब यहीं से समझ में आ गया कि ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक नहीं रह गया। लेकिन अगर और कंडीशन आप चेक करना चाहो तो अभी और बताता हूँ। ठीक है। देखो एक मिल गया तो इतना इनफ है कि भाई सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अगर चेक करो तो यहाँ पे 1 3 भी है, जिसके लिए 3 1 नहीं अवेलेबल है, बट एक मिल गया तो दैट इज़ इनफ टू प्रूव। ठीक है। हमें केवल एक एग्जाम्पल देकर समझाना था कि एक एग्जाम्पल मिल गया जिसके अकॉर्डिंगली वो सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें ट्रांजिटिविटी की बात करें, ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने से पहले हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है। तो सिमेट्रिक तो है नहीं, मतलब पहला ऑप्शन कट। सेकंड ऑप्शन देखें तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हाँ रिफ्लेक्सिव तो था, सही बात है, सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सही बात है, ट्रांजिटिव की बात अभी नहीं पता। लेकिन अगर सी ऑप्शन पे आओ तो ये कह रहा है सिमेट्रिक है, लेकिन हमने चेक कर लिया सिमेट्रिक नहीं है, मीन सी ऑप्शन इज कट। और ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव था, मतलब सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन की बात करें तो ये एक्विवेलेंस, एक्विवेलेंस तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो। बट यहाँ पे हमने देखा कि वो रिफ्लेक्सिव तो है बट वो सिमेट्रिक नहीं है। तो
अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिला तो दैट मीन्स ये एक्विवेलेंस तो नहीं रह गया, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो कट हो गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन। मीन्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर ट्रांजिटिविटी की कन्फ्यूज़न हो तो मैं उसके लिए आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ट्रांजिटिविटी को पढ़ते हो तो ट्रांजिटिविटी क्या होती है ये बस समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर 1,2 मिला और 2,1 मिला तो 1,1 मिलना ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों मिले देन ये 1,1 मिलना ज़रूरी है। मतलब अगर ए कॉमा बी मिल रहा है, बी कॉमा सी मिल रहा है, तो ए कॉमा सी मिलना ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिलता देन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बट वो कंडीशन कब लगेगी, जब ये ए कॉमा बी और बी कॉमा सी हो तब ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1,2 तो है लेकिन 2,1 ही नहीं है, तो हम 1,1 के लिए चेक ही क्यों करें, ठीक है। उसी तरीके से 1,3 तो है लेकिन 3,1 है ही नहीं, तो हम 1,1 के लिए चेक ही नहीं करेंगे। 3,2 है लेकिन 2,3 है ही नहीं, तो हम 3,3 के लिए चेक ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। और जब चेक ना करने वाली कंडीशन होती है तो आप अगर लिख दो कि ट्रांजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर हम ये नहीं प्रूफ कर सकते कि वो ट्रांजिटिव नहीं है तो हम ये भी नहीं प्रूफ कर सकते कि वो ट्रांजिटिव है, अगर ये बात गलत भी नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, अगर हम किसी को ये नहीं प्रूफ कर सकते कि वो इंडियन नहीं है, ठीक है, अगर हमने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वो इंडियन नहीं है तो फिर हम ये नहीं बता सकते ना कि वो इंडियन है या नहीं है, ठीक है। अगर वो कहता है कि वो इंडियन है तो फिर मानना पड़ेगा ना। अगर हम ये नहीं प्रूफ कर पा रहे कि वो इंडियन नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा उसकी बात। तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन, जिसमें ऐसा सेट लेना है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं ए कॉमा बी नेचुरल नंबर के, और ऐसी एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि जो पहले आ रहा है वो बाद वाले में से 2 माइनस करने के बाद आना चाहिए, और ये जो बाद वाला है दैट मीन्स बी जो है वो आपका 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई दो कंडीशन लग गई ना। तो अब इन कंडीशंस पे ज़रा सा ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। अगर हम पहला क्वेश्चन चेक करें तो 2,4, तो अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे एक कंडीशन लग रही है कि 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये वाली कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे कहा ये जो बी है ये 6 से ग्रेटर होना चाहिए। बी यानी ये जो बाद वाला है दैट मीन्स 4, ये 4 आपका 6 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, इट मीन्स ये जो ए ऑप्शन है ये कट हो गया। बी ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे जो बी है देखो 8, तो ये 6 से ग्रेटर तो है, लेकिन आप क्या 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 माइनस 2 क्या आएगा, अब वो आपका 6 आएगा और 6 इज़ नॉट इक्वल टू 3। मतलब ये बी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी ऑप्शन पे, 6,8। अगर ये देखो तो 6 इज इक्वल टू आप 8 माइनस 2 लिख सकते हो, ये जो बाद वाला है इट मीन्स 8 जो है, ये 8 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 6, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन फिर से एक बार देख लेते हैं, लेकिन है नहीं वो, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है, और दैट इज़ नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऑप्शन कट हो गए और सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझना। दो चीज़ें होती हैं, एक पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम पहले पैरेलल बता देता हूँ तब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या होता है, दो लाइन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो अगर ये ए लाइन है ये बी लाइन है, तो अगर ए बी के पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि बी पैरेलल ए है। समझ रहे हो, मतलब अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो वो दूसरी लाइन भी पहली वाली के पैरेलल होगी, ठीक है। ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होना ज़रूरी है। और कोई लाइन खुद से तो पैरेलल होती ही होती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, पैरेललिज्म समझ लो पहले, कोई भी लाइन खुद से तो पैरेलल होगी, क्योंकि खुद से वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी और वो खुद से पैरेलल होगी। तो मतलब अगर खुद से कर रहा है रिलेशन सेटिस्फाई तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अलग से बता रहा हूँ। पैरेलल अगर पूछता तो क्या करते, ठीक है। तो पैरेलल के केस में क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि ए बी से रिलेशन बना रहा है और बी ए से बना रहा है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, अगर ए बी के पैरेलल है
और बी सी के पैरेलल है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ए आपका सी से पैरेलल है। मतलब अगर ए पैरेलल टू बी है और बी पैरेलल टू सी है तो ए पैरेलल टू सी आएगा ही आएगा। मतलब ये ट्रांजिटिविटी भी चेक कर रहा है, मतलब सही कर रहा है। तो इट मीन्स वो क्या होगा, आपका एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब सेम क्वेश्चन अगर आपसे पैरेलल के लिए पूछता है तो वहाँ पे एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या, आपसे परपेंडिकुलर पूछा, तो जरा सा परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि परपेंडिकुलर में क्या होता है, देखो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती थी, तो बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये अगर हम लाइन ए बोलें और ये लाइन हम बी बोलें, तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। और क्या हम ये बोल सकते हैं बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर, बी ए के परपेंडिकुलर, जब ये एक दूसरे से रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया, सिमेट्रिक वाले पे टिक कर दो, ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर होगी क्या? भाई ए है, ए से पैरेलल हो सकती है, बट ए के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। मतलब रिफ्लेक्सिव वाली कहानी तो ख़त्म, ठीक है। ट्रांजिटिविटी की बात करें तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमने इधर एक लाइन खींच दी और ये जो ए लाइन थी, ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। अब बी, सॉरी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बी के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, सी, ठीक है। तो अब देखो ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, बट अगर हम ए और सी की बात करें तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब और अगर ध्यान से देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि अगर हम ध्यान से देखो कि जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ठीक है, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है और एक्स जेड के परपेंडिकुलर है। तो वो कंडीशन कब होगी, जब ये लाइन आपकी सीधी सीधी आएगी, मतलब ऐसे खड़ी खड़ी लाइन होगी, तो ये क्या होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा और ए भी आपका क्या होगा, सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये ए आपका एक तरीके से समझ लेना लैंड हॉरिजॉन्टली है और ये सी वाली लाइन क्या है, वर्टिकली है। तो क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट एक केस अगर हमें ऐसा मिल रहा है जिस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम उस केस को मानेंगे ना, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वो ट्रांजिटिव नहीं है तो इट मीन्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, ये ए और सी दोनों पैरेलल आ जाता है विदाउट इंस्टेड ऑफ बीइंग द परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है, बट ए परपेंडिकुलर टू सी होता तब वो ट्रांजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे ए पैरेलल टू सी आ जा रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे से क्या पता चल गया कि वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, और इसी तरह से वो एक्विवेलेंस भी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन पता चल गई। अब आते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन सेट ए है 1 2 3, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, रिलेशन दिया है 1 2 2 1। तो अगर 1 2 2 1 मिला तो देखते ही क्या, तो भाई ये सिमेट्रिक है। अभी ये सिमेट्रिक है, बट अगर हम ऑप्शंस पे अब आते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्सिव है अगर 1 1 ऐड कर दें तो। लेकिन एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उन तीनों एलिमेंट्स का खुद से एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1 2 3 दिया है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होना ज़रूरी है। जब तक तीनों नहीं आएंगे हमारे इस रिलेशन में, तब तक ये रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये कह रहा है केवल 1 1 ऐड करने से काम चल जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसे काम ना चलने वाला। 2 2 एंड 3 3 भी ले आओ तब रिफ्लेक्सिव होगा। तो मतलब ये अभी तो काम का नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक की हम लोग बात करते हैं, कह रहा है 2 3 ऐड कर देंगे तो क्या सिमेट्रिक हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, 1 2 2 1 तो अभी सिमेट्रिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी में 2 3 आ जाएगा, लेकिन 3 2 तो ला नहीं रहा ये, है ना, 2 3 ला रहा है, लेकिन ये 3 2 जब तक नहीं आएगा तब तक ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 3 ला रहे हो तो 3 2 भी लेके आओ, तब जाके सिमेट्रिक होगा, केवल 2 3 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन कट। यहाँ पे डी ऑप्शन भी सेम दे रखा है तो इसलिए डी ऑप्शन भी कट। सी ऑप्शन पे आते हैं, तो ये तो ऐसे भी बचा तो कह दो टिक है, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ। कह रहा है ट्रांजिटिव इफ़ 1 1 इज़ एडेड। तो ध्यान से देखो, जो हमारा रिलेशन दिया है वो कह रहा है 1 2 2 1, तो यानी इसका इससे रिलेशन है, इसका और ये यही चीज़ है, और इसका इससे रिलेशन दिया है। तो अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएं तो हमारा वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर 1 2 है, 2 1 है,
तो 1 1 मिल जाएगा तब वो ट्रांजिटिव होगा। और ये कह रहा है कि 1 1 हम ऐड कर दें, तो बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो कह दो हाँ बिल्कुल है भाई। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अब 5th नंबर पे। 5th क्या है, गिवन अ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी देन द आइडेंटिटी रिलेशन इज द सेट। तो आइडेंटिटी रिलेशन वही होता है जब इनके जो हैं सारे ए बी बी सी सी मिल जाएं और केवल यही मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 1 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू। तो इसको जल्दी से समझ लो कि अगर एक फंक्शन है डिफाइंड है ऐसे, ए सेट से लेके बी सेट पे एक फंक्शन एफ डिफाइंड है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, अगर सामने सामने बिल्कुल एसोसिएशन ऐसे हो रहा है, 3 एलिमेंट का 3 से एसोसिएशन है और बी में एक भी एलिमेंट बच नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने दिखा दिया ऐसे बिल्कुल भी बच नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा एक का एक से ही है, तो यानी 1 1 है, और बी में कुछ नहीं बचता तो हम बोलते हैं ऑन टू है। ठीक है, अगर वहीं पे बी में कुछ बच जाएगा तो क्या बोलेंगे, एक का एक से है बट 1 1 इनटू है। ठीक है, अगर वहीं पे एक की 2 नहीं आती वैल्यू, ठीक है, 2 की सेम आ जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है तो क्या होगा, ये मैनी 1 है, मैनी 1। और मैनी 1 अगर यहाँ पे नहीं बचता एक्स्ट्रा तो हम बोलेंगे मैनी 1 ऑन टू, अब बच जाता है तो दैट इज़ मैनी 1 इन टू। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। तो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, तो ये जब लीनियर फंक्शन होता है तो ये कुछ इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो देखो y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन बनती है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगी, थोड़ा सा ऐसे घुमा देगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x ऐसे लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, तो यानी x की सारी वैल्यूज़ पे ये y दे रहा है, x की सारी वैल्यूज़ पे ये एक y दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन आपका क्या आएगा, ये सारे रियल नंबर पे वैलिड है, और वैसे भी यहाँ पे दे रखा है कि सारे रियल नंबर पे आ रहा है, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी सारे, यानी कि आउटपुट का मतलब क्या, रेंज। ठीक है, इसका जो रेंज होगा वो भी सारे रियल नंबर ये देने वाला है। तो जब सारे रियल नंबर को एज एन इनपुट ले सकता है, सारे रियल नंबर को एज एन आउटपुट दे सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू फंक्शन तो है। लेकिन जरा सा 1 1 के लिए मैं दिखाता हूँ। 1 1 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक बार मान लेते हैं कि भाई 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। मतलब क्या हुआ, आप मान लो कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, मतलब x1 और x2 पुट करने पे f हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। तो f(x1) का मतलब क्या होगा, 3x1 आएगा और इधर से 3x2 आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फंक्शन 2 अलग अलग वेरिएबल्स पे 2 अलग अलग इनपुट पे भी सेम आउटपुट दे रहा है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि वो जो 2 आप अलग अलग इनपुट मान के चले थे वो एक्चुअल में सेम ही थे। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो जाता है, 1 1 होता है, केवल 1 1 यहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 तो है, तो यानी कि पहला ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ करेक्ट हो सकता है, ये बात है। सी ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि मैनी 1 बोल दिया, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि 1 1 है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि नाइदर 1 1, तो 1 1 नहीं बोलने की कंडीशन के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी ए या बी में से ही हमारा कोई ना कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखें 1 1 की कंडीशन तो प्रूव हो गई, लेकिन ऑन टू के लिए अगर हम ध्यान दें तो ऑन टू के लिए तो भाई सीधी से एक कंडीशन होती है कि अगर वो सारे यहाँ पे जो उसका कोडोमेन और डोमेन दोनों सेम हो जाए तो क्या हो, सॉरी कोडोमेन एंड रेंज ये आपका सेम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा ऑन टू होगा। अगर वो कोडोमेन का देखो होता ये है कि जो आपकी रेंज होती है वो आपका सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, लेकिन अगर आपका वो ऑन टू है तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो आपका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। सॉरी, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और जब इनटू होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेंज इज द
प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके उसके अंदर ही आ रहा है वो, उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है। तो जरा सा अगर हम लोग क्वेश्चन पे अपने देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ये सारे रियल नंबर्स को दे रहा है और वो उसके कोडोमेन भी सारे रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम लोग देखें तो ये एफ ऑफ एफ एक्स दिखा रहा है। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन होता है ना, तो इस कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स दिया है ना, एफ ऑफ एफ एक्स, तो मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स था, इसका जो वेरिएबल एक्स था, इस एक्स की जगह ही हमें एफ एक्स पुट कर देना। मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा एफ फंक्शन है उसका जो इनपुट यहाँ पे एक्स ले रहा है ना, अब हम इनपुट ही इसका एफ एक्स देने लगेंगे। मतलब ये क्या देने लगेगा, 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब की पावर 1/3। ये 1/3 नहीं लिखा, ठीक है, 1/3, ठीक है। यानी जहाँ वो x था उसकी जगह हमने एफ एक्स लिख दिया। तो अब क्या आएगा, जरा सा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 3 माइनस एफ एक्स हमारा क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। इसका कह रहा है क्यूब कर दो, उस पूरे की पावर 1/3 कर दो। तो ये 1/3 से ये 3 क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। और जब ओपन करोगे तो आपका ये क्या आएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, ठीक है। इसको जब आप इधर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो 3 से 3 कट गया और ये आएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3। और ये 3 से 1/3 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, कि एफ एक्स जो है वो आपका एक्स क्यूब प्लस 5 है, ठीक है। बट ये आपसे पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स में क्या होता है, आप एफ एक्स को वाई मान लो। क्या काम करना है, एफ एक्स जो भी दिया है ये, इसको आप वाई मान लो। क्या काम करना है, स्टेप समझना, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 करना है। फिर आप कुछ ऐसे करो कि जैसे यहाँ पे एक साइड में केवल y बचा है ना, तो एक साइड में केवल x को बचाओ। कुछ ऐसे तामझाम करो, मैथमेटिक्स का काम ही है ये भाई, तोड़ना मरोड़ना काम ही है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, इसको कुछ ऐसे घुमा के लिखना है कि ये जो जैसे एक साइड y अकेला बचा हुआ है, वैसे एक साइड x अकेला बचा देना है, ठीक है। तो अगर हमें x को अकेला करना है तो हम क्या लिख दें, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन अभी तो एक्स क्यूब अकेला है ना, हमें x को अकेला करना है, तो हम ये लिख सकते हैं y माइनस 5 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अब हमारा ये जो x अकेला हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, ये बन गया, ये 1/3 क्या है आपका, पावर में है, ठीक है। ये 1/3 पावर में है इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो आपका x है एक्चुअली ये बन गया इन्वर्स, ठीक है। लेकिन इन्वर्स फंक्शन बन गया ना, और ये कह रहा है एफ इन्वर्स x, मतलब वेरिएबल आपका x होना चाहिए। तो यानी अब आप x को, इसको एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो आपको x और y को इंटरचेंज कर दो। जहाँ x है वहाँ y कर दो और जहाँ y है वहाँ पे x कर दो। मतलब ये एक इन्वर्स फंक्शन बन गया, उसी के अकॉर्डिंगली एक इन्वर्स फंक्शन बन गया। ये आप मैच कर लो, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, ये भी फॉग, इसको हम लोग फॉग बोलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स होगा ये, एक्चुअली एफ ऑफ जी एक्स मतलब फंक्शन एफ जो है उसमें आप जी एक्स को इनपुट में डाल दे रहे हो। मतलब जैसे एफ एक्स है ना, तो इनपुट में ये एक्स ले रहा है, लेकिन अब हम एफ फंक्शन के इनपुट में ही जी एक्स को रखेंगे, ठीक है। इनपुट में जी एक्स रखेंगे, मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर -1 होगा। तो ये जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स पुट कर दो, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर -1 होगा। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स होता है, -1 होगा। और ये कहा है कि जो एफ ऑफ जी1 मतलब क्या होगा कि जो आपका जी, उसके बाद क्या करना है आपको, इस जो भी आएगा वेरिएबल वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है। तो 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे समझाने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो केवल ये केवल मतलब मैक्सिमम 10 सेकेंड का आपका लगेगा, ठीक है। 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट नीड द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग जल्दी से। ये क्या कहता है भाई, एक फंक्शन डिफाइंड है r -1/3 से लेके r तक।
मतलब ये इसकी डोमेन है और ये इसकी को डोमेन है। तो ये डोमेन में ये -1/3 को माइनस क्यों कर रहा है, क्यों इसको नहीं ले रहा है? क्योंकि अगर -1/3 को आप यहाँ पे पुट कर देते हो डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना देगा, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना देगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए ये पहले से ही -1/3 को इनपुट में नहीं लेता है। ठीक है, हर भाई देखो फंक्शन मैंने अपने वीडियो में बताया था कि फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही इनपुट लेने वाली है। आप अगर सोचो कि आप जैसे प्रिंटर का एग्जांपल दिया था, तो प्रिंटर के अंदर आप जो है सोचो कि कोई चीज़ का जूस डाल दें, तो कुछ और डाल दें, तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट देयर। ठीक है, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल आप देखते हैं जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन में, तो एफ एक्स दिया है और एक तरीके से ये इसका इन्वर्स एक्स मांगा है। ठीक है, इसका इन्वर्स जी है जिसको पूछा है। आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इसका मतलब यही है कि उसकी जो भी रेंज आएगी वो आपका इसका इनपुट बन जाएगा, यानी डोमेन बन जाएगी, और उसका जो डोमेन था वो हमारी रेंज बन जाएगी। ठीक है, अब हमें फिर से वही काम करना है जो यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि एफ एक्स को आप वाई मान लो, तो क्या करना है, वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 3x+1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना था, ऐसे इंटरचेंज करना है कि जो आपका y अकेला है वैसे x अकेला हो जाए। तो अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, आप यहाँ पे ले आ लो 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, चाहे ऐसा या फिर आप ऐसा कर लो, देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से x को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3y आएगा, और इधर y है। अब उधर x को अकेला रखने के लिए जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर डिनोमिनेटर में भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 माइनस 3y। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 माइनस 3y। फिर मैंने क्या कहा था, ये देखो y के टर्म्स में ही ले रहा है, क्योंकि देखो डायरेक्टली उसको उसके रेंज को ही इसने डोमेन बना लिया है, और उस तो इसी वजह से क्या होगा, ये y के टर्म्स में दे रहा है, तो मतलब y अपॉन 2 माइनस 3y, ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद ये कुछ नीचे देखो मैं PDF भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आपके जो हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन मांगते हैं, तो इसको मैं अलग से आपको बोर्ड पे वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार, मैं अभी PDF भेज दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, एक बार ट्राई करना। ठीक है, एटलीस्ट एक बार ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, और मैं उसके बाद सॉल्यूशन लेके आऊँगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, फिर हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद।